नमस्कार मित्रों। आज देश के महानायक आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बंधुओं, जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गए हैं कि जो आने वाले इतिहास में हमेशा जय बना रहता है, हमेशा विजय की तरह उनकी चर्चा होती है। अपने दुर्गुणों से जो लड़के इस बाहरी जगत में कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, यानी कि समाज को कुछ देने का प्रयास करता है, उसी को जयंती मनाई जाती है। बंधुओं, उन्हीं में से हमें गर्व है कि ऐसा शख्सियत जो कि केवल क्षेत्रीय देशीय स्तर पर नहीं कि पूरे वैश्विक लेवल पर जिसकी छाप है, उस व्यक्ति वैसा शख्सियत हमारे देश भारत देश में जन्मा। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन को हम थोड़ा सा कम शब्दों में एक दूसरे से बात को साझा करेंगे। बंधुओं, सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जो कि वकील पेशे से इनके पिताजी थे और उनके पिताजी ने इनको पढ़ाने को आगे बढ़ाया और चाहते थे कि आईसीएस अधिकारी बने, जबकि इनकी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज लाइफ से ही जो भारतवासियों के साथ अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को देखते हुए उनके जिगर में, उनके मन में, इनके दिल में अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों को भगाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक अजीब सी चाहत, अजीब सी प्यास, अजीब सी पैशन पहले से भरा हुआ था। और जब इनके न मानने के बाद भी जब उनके पिता न माने और उन्होंने इनको आईसीएस के लिए 1919 में इंग्लैंड भेजा, तो उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर ही आईसीएस की परीक्षा क्लियर ही नहीं करते हैं, बल्कि चौथा रैंक लाते हैं उसमें। और चौथा रैंक लाने के बावजूद उन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखते हैं कि मुझे ये अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी, अंग्रेजों को भारत से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देना है, और ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आत्मा कह रही है। तो इस चीज़ को उनके घर वाले धीरे धीरे मानते हैं, उनके भाई लोग मानते हैं और इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो 1923 में सबसे पहले आते हैं। तो इस चीज़ को, चूंकि सेवा का माध्यम उसी में कांग्रेस था, तो कांग्रेस से जुड़ते हैं। 1923 में इनको युवा दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, कांग्रेस युवा अध्यक्ष बनाया जाता है। तब से इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। बंधु, 1925 में ये मंडल जेल में जाते हैं और कई बार इनको जेल की यात्रा करनी पड़ती है इस दौरान, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति अकेले वैसा दमखम रखता है कि भारत को आज़ाद कराने की, अकेले ही इसमें एक ही शक्ति है जो कि प्राण ऊर्जा इतनी स्रोत भरी हुई है कि पूरे देश को जो एकजुट करके देश को आज़ाद करा सकता है। तो इसीलिए बार बार किसी न किन्हीं कारणों से इसको जो इनको महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी को जो है मंडली जेल भेजा था। और जेल की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी मंडली जेल की, जो है जो भी जाता वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ का परिवेश ऐसा था कि कुछ न कुछ बीमारियों को लेके आता था, जिसके कारण इनको भी कई तरह की बीमारियाँ का सामना करना पड़ता है। 1930 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष जी प्रस्तुत होते हैं। और सुभाष जी जो है उस समय एक सेना की तरह, सेना के ड्रेस में 100 लोगों को पहना के तैयार करते हैं और उसमें के द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी को और पंडित नेहरू को सलामी दिलवाते हैं कि ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने के केवल संगठन की जरूरत नहीं बल्कि एक सेना की भी जरूरत है। यहीं से विचारधाराओं में थोड़ा सा डिफरेंसेज आते हैं महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि संगठन भी जरूरी है और साथ ही साथ सेना भी जरूरी है, दोनों को मिलकर ही चलना पड़ेगा, तब देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। जबकि हिंसा के पक्ष में हमारे महात्मा गांधी हमेशा से नहीं रहे। इस दोनों को लेकर दोनों में हमेशा क्लैशेस चले हैं और इसके कारण आगे भी दोनों जगह इनकी विचारधारा में अंतर दिखता है। बंधु, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का ये सुभाष चंद्र बोस हमेशा ये कहते थे, हमारे दोनों के विचारधाराओं में जरूर अंतर है, लेकिन हम दोनों का लक्ष्य है देश की आज़ादी और हम दोनों देश की आज़ादी के लिए ही प्रयासरत हैं। इस चीज़ को उन्होंने पहली बात कई जगह अपनी बातों में लिखा भी है, अपनी जीवनी में भी लिखा है इस बात को। बंधु, 1930 के बाद 1933 के करीब आते हैं। 1933 के करीब इनको जो है, जैसे कि जेल से कई बार आना होता है, तो उनको तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और इसको इलाज कराने के लिए, चूंकि एक अच्छे परिवार से, तो इनको यूरोप जाना पड़ता है। और यूरोप में जाने पर उन्होंने वहाँ के समाजवाद, जो कि मार्क्स द्वारा लिखा गया, और समाजवाद पर बड़ा गंभीर अध्ययन करते हैं उन 3 सालों में। और वहीं इनकी एक स्त्री प्रेम प्रसंग भी इनका चलता है और वहाँ से इनके जीवन में जो है एक पीए बन के जो है इनकी पत्नी भी आती हैं। और फिर से आने के बाद, जैसे ही 1933 के बाद 1936 में आते हैं, 1936 में यहाँ एक त्रिपुरा और हरिपुरा का जो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें विजयी होते हैं। लेकिन उस समय इन्होंने, महात्मा गांधी इसको मना करते हैं सुभाष जी को चुनाव लड़ने से मना करते हैं और अपने एक
अपने अपने रूप से एक सीतारमैया जी को जो है चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन अंततः जो है चुनाव में सुभाष जी जीतते हैं और सीतारमैया की हार होती है। इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि ये हार सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है और मेरी हार है। तो आगे चल के इसमें से 14 का संगठन होता है, 14 लोगों का एक कमेटी होती है, इसमें 12 लोग जो है इनके विपक्ष में हो जाते हैं चुनाव जीतने के बावजूद भी। तो उसके बाद से सुभाष जी ने उस पद को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इन्होंने एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की संकल्पना के द्वारा एक अलग स्थापना करते हैं। उसके द्वारा अपनी लड़ाई को, अपने सेना को, अपनी विचारधारा को फैलाते हुए एक बढ़िया सा संगठन बनाने का प्रयास करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का काम ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बाद इनको समझ में आता है कि देश की आज़ादी कराने के लिए यहाँ से रह के केवल जो है, यहाँ से रह के, चूंकि विचारधाराओं का इतना द्वंद्व है, इतना क्लेशेज है, केवल यहाँ के रहने से, यहाँ के लोगों से मिलकर हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो इनको उस समय या आज के समय में सोचने की जरूरत है बंधुओं, कि आज के समय में कि विदेश में आप जाते हैं, वहाँ की इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आज के नेताओं की कितनी वाहवाही होती है कि वहाँ नेता गए, और कितनी वाहवाही होती है। लेकिन उस समय आप सोचिए, जबकि सोशल मीडिया नहीं था, ये सारी चीज प्लेटफॉर्म नहीं थे, उसके बावजूद इनको लगता है कि वैदेशिक नीति द्वारा विदेशों का सहयोग लगे। और ये देखिए कितनी बड़ी वैदेशिक नीति कि आज जो कि हमारा दुश्मन था उस समय कि इंग्लैंड के जो विरोध में है, उनको अगर एकजुट कर दिया जाए तो भारत की आज़ादी यूं मिल जाएगी, बहुत आसानी तरीके से मिल जाती है। तो इन्होंने इस तरीके से करने के लिए, इसको वैदेशिक सहयोग लेने के लिए वो जाते हैं और जर्मनी रसिया और रोम की यात्रा करते हुए पहुंचते हैं वहां, और वहां हिटलर से सहयोग लेते हैं, क्योंकि हिटलर एक उस समय बहुत ही तेज गति से उभरने वाला एक शक्ति था जर्मनी। तो उस समय ये चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध समय 1939 के करीब चलने लगा था, और एक तरफ जहां जर्मनी था, जापान था, रोम थे, दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड था। तो उन्होंने जर्मनी से, जापान से सहयोग की मांग करते हैं, और मांग करने पर हिटलर से बात होती है, और हिटलर ये कहते हैं कि मेरे से वहां सहयोग करना उतना अच्छा नहीं है जितना जापान के सहयोग हो जाती, क्योंकि जापान जो है काफी तेग तक म्यांमार तक अपना कब्जा बनाए हुआ था, और म्यांमार का जो है म्यांमार तक जो है जापान कब्जा बनाए हुआ तो जापान तक आने के बाद जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और जापान के प्रधानमंत्री के मिलने के बाद जापान का प्रधानमंत्री पूरा उनको सहयोग करते हैं। उस समय यह म्यांमार तक आने के बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप तक का समूह का विजय प्राप्त करके ये एक अपनी आज़ाद हिंद सरकार की वहाँ पर स्थापना करते हैं। इसमें जो है इस यात्रा में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित की गई एक फौज जो इनके काम आती है, और यहाँ तक कि सरकार को वहाँ चुनौती देते हैं कि अब हमें लगता है कि हम इसके द्वारा INA के द्वारा जो हम देश की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय तक लगभग इनके पास 70,000 से अधिक लोगों की एक सेना तैयार कर लिए होते हैं। लेकिन उस समय फिर से स्थितियां कुछ बिगड़ती हैं, और जो जर्मनी जापान जो स्थिति में बहुत आगे चल रहे थे युद्ध में, उनकी स्थिति थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ होने लगती है, जिसके कारण फिर से इंग्लैंड मजबूत होने लगता है, और फिर यहाँ जापान और हिटलर का सहयोग मिलना कम हो जाता है। 1945 के करीब आती हिटलर सुसाइड कर लेता है, और फिर से जापान की सेनाएं कमजोर पड़ जाती है हिरोशिमा में, और जापान के हिरोशिमा में जो है परमाणु बम गिराया जाता है और बुरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तब इनको लगता है कि अब शायद इसके द्वारा आज़ादी नहीं मिल सकती है, तो उन्होंने INA को डिसमिस करने की बात करते हैं बंधुओं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति जो है शुरू करता है अपनी जीवन यात्रा, और अपने प्राण बल से, न कि किसी देश का PM है, न किसी देश का राष्ट्रपति है, उसके बावजूद भी अपने व्यक्तित्व के दम पर जो है हिटलर जैसे व्यक्ति को जो है अपनी बातों में लाता है, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिटलर को सहयोगी बना लेता है। जापान जैसे देश को उस समय भी, जापान जैसे जर्मनी जैसे देशों को जो अपने व्यक्तित्व के दम पर कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सहयोगी बना के यूज करता है। और बंधुओं, ये बहुत बड़े ओजस्विता और मनस्विता की बात होती है कि आप एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति को, हिटलर जैसे भी व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी में था। और उन्हें पूरे एक तरह से कि आज के वैश्विक नीति के हिसाब से देखें, आज के नेता की स्थिति के अनुसार देखें, तो उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व,
एक अच्छा प्रशासनिक क्षमता, एक अच्छा सेनापति की क्षमता, एक अच्छा नेतृत्व की क्षमता, एक बहुत बड़े राजनीतिक का गुण जो है उनमें एक साथ कई गुणों को समाविष्ट करते हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस बाबूजी जी अपने जीवन में व्यक्तित्व को मल्टी डायमेंशनल रूप उनमें दिखता है कि एक अधिकारी है, एक अधिकारी का भी गुण दिखता है, एक प्रशासनिक अधिकारी का भी, एक सेनापति का गुण, एक राजनीति का दिख, और एक तरह से उनको लास्ट में कई तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में चीज़ें आती हैं कि वो गुमनामी बाबा बन गए या उनकी मृत्यु हुई या न हुई, ये हमेशा एक द्वंद्व का विषय बना रहा। जिस प्रकार कबीर के जीवन को देखते हैं तो कबीर का जीवन जब अंतिम पड़ाव आता है तो दो फूल मिलते हैं सिर्फ, उसी प्रकार इनका भी अपना जीवन अंत में क्या हुआ, इनका जीवन इस विमान यात्रा में दुर्घटना में मरे या न मरे, एक हमेशा अभी भी जो है एक विस्मय, एक संदेह का विषय बना हुआ है। तो बंधुओं, इस प्रकार एक छोटे से इसके अनुसार हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में वो प्राण ऊर्जा, वो ओजस्विता और मनस्विता कितनी थी कि अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना दिए कि हिटलर जैसे क्रूर व्यक्ति को भी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए सहयोगी बनना पड़ता है। और सबसे पहले वही व्यक्ति जो है, इनको कहते हैं कि नेताजी शब्द जो इनको दिया गया, इनको देते हैं। दूसरा, इनकी विचारधारा से हम ये सीख पाते हैं कि महात्मा गांधी से कई विषयों पर आपस में द्वंद्व होने के बावजूद भी 1942 के करीब जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक की यात्रा स्वराज द्वीप पर जो है इनका विजय होता है, उस समय के इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार तक का INA वहां पर अपना सरकार बनाने की कोशिश करता है सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय BBC के माध्यम से कहलवाते हैं, उस समय से कहते हैं कि अब देश की लड़ाई में हमारी विजय होगी, और इस विजय यात्रा में हम महात्मा गांधी से कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इस विजय की लड़ाई में जीत पाने के लिए। ये BBC से उन्होंने जब ये अपने रेडियो के माध्यम से इस बात को कहलवाते हैं। बंधुओं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी विचारधाराओं का संयम, ये एक प्रकार से कई विचारधाराओं के द्वंद्व होने के बावजूद भी आपस में कितनी एक रूपता है, आपस में कितना अपनापन है कि जब कोई विशेष काम करने जाते हैं तो एक बड़े व्यक्तियों से जो है आपस में संपर्क बनाते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। दूसरी तरह से राष्ट्रपिता शब्द जो है महात्मा गांधी को हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। आज भी राष्ट्रपिता शब्द पर कितना जो है बवाल मचा हुआ, तो कम से कम ये व्यक्ति कौन किसके द्वारा दिया गया है, आपस में कितना सौहार्द संबंध था उस समय के तत्कालिक समय में काफी विरोधाभास के बावजूद भी आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है बंधुओं, और आज के युवा पीढ़ी को सीखने की जरूरत है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन को कितनी दर्दनाक स्थितियों से गुजारता है देश की आजादी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, और इस प्रकार अपने जो भी उन्होंने काम किया 100% पूरी लगन के साथ किया, उसमें सफलता प्राप्त की। तो आज के युवाओं को निश्चित रूप से आज सीखने की जरूरत है कि उस शख्सियत से, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, कि हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें भी कुछ इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन भी जयंती बनाने लायक रहे। बंधुओं, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।